हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 11 दिसंबर को 1 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में धर्मशाला में एक विशाल रैली भी रखी गई है। और इसके साथ साथ साल भर क्या रहा खास इस 1 वर्ष के कार्यकाल में, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। इन्हीं से चर्चा करेंगे। सर, 1 साल पूरे हो रहे हैं, किस तरह से इन 1 साल को आप देखते हैं? 10 गारंटियों के साथ आप सत्ता में आए थे और क्या लगता है आपको कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ भेजा है उनको पूरा करने में सक्षम हो पाई है सरकार? आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में 2022 में आपका सत्ता परिवर्तन हुआ था, किन कुप्रबंधन जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान रहा, वित्तीय स्थिति क्या थी प्रदेश की, लगभग कुछ 76,000 करोड़ का ऋण हमारे को विरासत में मिला। हर प्रदेशवासी जो हिमाचली हमारे हैं, हर नागरिक पर लगभग कोई 1,02,000 का ऋण है, लगभग कोई 10,600 करोड़ के आसपास की देनदारी आपकी डीए के रूप में, आपकी एरियर्स के रूप में अपने कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स की वर्तमान में हमारे को विरासत में मिली। और यही स्थिति आपकी अन्य विभागों की रही। अगर आप शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, आप जानते कि एक समय था कि शिक्षा, अगर हिमाचल प्रदेश की आप बात करें, एक अग्रणी प्रदेश के रूप में जाना जाता था। लेकिन जितनी भी मैं समझता हूँ स्टडीज़ पिछले 2-3 सालों से आई है, उसमें आपका स्तर उसमें गिरावट आई। उसमें चाहे आपकी पीजीआई की ग्रेडिंग इंडेक्स की बात हो, चाहे हमारी असर की रिपोर्ट की बात हो, ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पिछले 5 वर्षों में जब भाजपा सरकार सत्ता में थी, हमने पीछे की ओर कदम लिए हैं। और जहाँ तक आप कह रहे कि 1 वर्ष में क्या हुआ, और जहाँ मैं समझता हूँ हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए सरकार ने पहल की है, चाहे वाटर सेस के रूप में हमारी सरकार का कदम था, चाहे लिकर पॉलिसी के रूप में लगभग कोई 550 करोड़ के आसपास की मार्क को अतिरिक्त आय प्रदेश को प्राप्त होगी। इसके अलावा चाहे पावर पॉलिसी में संशोधन की बात थी, बहुत से ऐसे कदम उठाए गए जिसके माध्यम से हमारे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अपने आय के स्रोत स्वयं, मैं समझता हूँ हमारे बड़े इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ जहाँ शिक्षा की बात आती है, 2022 के अंत में लगभग कोई 455 हमारे विदाउट टीचर स्कूल्स थे, लगभग 3,145 हमारे सिंगल टीचर स्कूल्स थे। और यही कारण था कि जैसे मैंने ये पीजीआई इंडेक्स की बात की, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, जिसके माध्यम से हमारे को लगता है कि हमारी वर्तमान में हमारा शिक्षा के क्षेत्र हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ऐसे बहुत से फैक्टर जिसके कारण हम कहीं ना कहीं पिछड़े थे। आज जो पहले आपके 455 स्कूल्स विदाउट टीचर थे, आज वो कम होकर 100 से कम रह गए हैं। आपकी संख्या जो 3,145 सिंगल टीचर स्कूल्स थे, उसमें भी गिरावट आई है। आपके चाहे कॉलेजेस की बात हो, चाहे प्राइमरी स्कूल्स की बात हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए सरकार ने कदम उठाए। जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 134 में से 105 ऐसे कॉलेजेस थे सरकारी क्षेत्र में जो विदाउट रेगुलर प्रिंसिपल्स थे, उसमें से हमने 83 जगह रेगुलर प्रिंसिपल्स की तैनाती की है। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान नई नियुक्तियां तो दूर की बात रही, डीपीसी प्रमोशन करने में भी हमारी पिछली सरकार विफल रही है। एपीस की जो आपकी लगभग कोई 550 से अधिक हमारी पोस्टें हमने वहाँ पर नियुक्तियाँ दी। आज चाहे अभी करसो का डेप्यूटेशन मेरे पास था, वो धन्यवाद करते कि हमारी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई 6-7 अतिरिक्त वहाँ पर एपीस गए हैं। और विशेषकर जो ये आपके रिक्त पड़े पद थे, ये दुर्गम क्षेत्र में थे। ये सभी मैं समझता हूँ कार्य, ये सभी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ी है। एलिमेंट्री एजुकेशन में भी लगभग कोई 5300 के आसपास हमको सेंक्शन कैबिनेट से मिली, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का, समस्त अपने कैबिनेट कोलीग्स का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और इसमें से भी क्योंकि नियुक्तियाँ 50% पे आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और आदि आपकी बैच वाइज के माध्यम से भरी जाती है। 2252 के हमारी जो ये बैच वाइज नियुक्तियाँ एलिमेंट्री एजुकेशन में आप होनी थी, वो आपकी 6 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। और जैसे हमारे चयन आयोग का गठन होगा, इसके उपरांत जो लगभग 3,000 के आसपास हमारी पोस्टें शेष रहती है, ये नियुक्तियाँ भी आपकी प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। पीजीटी हमारे स्कूल कैडर के लगभग 585 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पद खाली थे, ये प्रोसेस भी प्रारंभ हो चुका है। 30 नवंबर तक जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स थे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते थे और शीघ्र ये भी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषकर हमारे विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश और इस ओर हम कार्य कर रहे हैं। हम शुरू में अपने एलिमेंट्री स्कूल्स में, अपने प्राइमरी स्कूल्स में
इंग्लिश को शुरुआत करना भी एक मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक पहल है। अपने हमारे बहुत से ऐसे स्कूल थे जो आपके ज़ीरो इनरोलमेंट वाले स्कूल्स थे, उनको बंद किया गया युक्तिकरण के माध्यम से, रैशनलाइजेशन के माध्यम से, जहाँ पर टीचर ज़्यादा थे और इनरोलमेंट कम थी, वो भी उसमें भी एक समन्वय लाने का प्रयास किया गया है। और निश्चित रूप में जो प्रयास हम कर रहे हैं, चाहे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात हो, चाहे हमारे बच्चे जो मैं समझता हूँ धन के अभाव के कारण फर्दर स्टडीज़ नहीं कर सकते, उनके लिए अलग से डॉक्टर वाइस परमार ऋण योजना प्रारंभ की गई है, जो 1% के इंटरेस्ट पे आपको 20 लाख तक का लोन मिलेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में पहल की गई है। और साथ ही साथ हम पूरा प्रयास करेंगे कि परफॉर्मेंस के आधार पे जो अच्छे परफॉर्म करने वाले टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। इस सोच के साथ भी सरकार और विभाग आगे बढ़ रहा है। सर, क्योंकि दूसरा साल शुरू होना है तो उस वक्त के लिए क्या अब इनिशिएटिव लिए जाएंगे? रोज़गार की बात हिमाचल में हमेशा होती है, आपने जिक्र भी किया कि पद भरे जा रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि वो फंक्शनल होगा। मैं समझता हूँ चयन आयोग से संबंधित सारी प्रक्रिया अब अंतिम स्टेज पे पहुंच चुकी है और शीघ्र, जैसे हमने चाहे हमारे जैसे मैंने शिक्षा विभाग की बात की, अन्य विभागों की भी मैं समझता हूँ काफ़ी पोस्टें निकल गई है, चाहे पुलिस विभाग की बात हो, चाहे वो जल शक्ति विभाग की बात हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात हो। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र 31 मार्च से पहले जितनी भी हमने कैबिनेट से अपनी सैंक्शंस ली है, ये सभी रोज़गार हमारे हिमाचल वासियों को, हमारे युवाओं को मिले। सर, जिस दिन आप रैली करने जा रहे हैं उसी दिन बीजेपी भी आक्रोश रैली निकालने जा रही है। उनका कहना है कि 1 साल निराशाजनक रहा है, गारंटियों पर काम नहीं हुआ है। जी, वो तो स्वाभाविक है, वो हमारी विपक्षी दल है, वो हमारा स्वागत करने की रैली तो नहीं निकालेंगे और कुछ अभी हमारे चुनाव के परिणाम से भी अति उत्साहित है। लेकिन अब ये उसमें समझता हूँ भूल चुके कि पिछले 1 वर्ष पूर्व इन्होंने हर तरह से साम दाम दंड भेद हर तरह से यहाँ पर भी मिशन रिपीट करने का प्रयास किया था। और ये देवभूमि है और जनता जनार्दन ने सारी बातों को लेकर पूरे 5 वर्ष का जो भाजपा सरकार का कार्यकाल रहा उसकी समीक्षा ली, उसके उपरांत ही कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और जहाँ तक तो मैं समझता हूँ जो गारंटी की बात कर रहे हैं, जो हमने वादे जनता जनार्दन से किए थे वो 5 वर्ष के लिए किए थे और चरणबद्ध तरीके से जैसे OPS का ही बड़ा महत्वपूर्ण एक मैं समझता हूँ निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और इसके माध्यम से हर वर्ष सरकार पे लगभग कोई 900 से 1000 करोड़ का अतिरिक्त आपका व्यय, आपका अतिरिक्त मैं समझता हूँ खर्चा प्रदेश के संसाधनों पे पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया, जिसके माध्यम से 1,36,000 लोगों को मैं समझता हूँ हमारे कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमारे इंग्लिश को अनिवार्य करना, ये भी मैं समझता हूँ हमारी महत्वपूर्ण एक घोषणा थी और ये हमने अपने प्राइमरी स्कूल से प्रारंभ करेंगे अगले मैं समझता हूँ शैक्षिक सत्र से। स्टार्टअप योजना जो राजीव गांधी जी के नाम से हमने 680 करोड़ का एक मैं समझता हूँ लॉन्च किया है कार्यक्रम, ये भी हमारे एक तरह से हमारी स्किल्ड मैन पावर बढ़े हमारे प्रदेश के अंदर, इस सोच के साथ है। और भी जो हमारी जनता जनार्दन से वादे चरणबद्ध तरीके से आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से इन सबको अमली जामा पहनाया जाएगा। सर, कर्ज को लेकर जिस तरह से हिमाचल में हमने देखा कि पॉलिटिक्स हो रही है, आपने भी कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ डाला है। यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि 11 महीने में ही 12,000 करोड़ लोन ले लिया गया है और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक वर्ष में जो सीलिंग है लगभग कोई 6600 करोड़ के आसपास है, जिसमें से लगभग कोई 4100 करोड़ के आसपास का हमने लोन लिया है। और जो पिछला 31 मार्च से पहले का लोन लिया गया वो इस कारण से लोन लिया गया क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन ईयर था 2022 का और भाजपा सरकार ने, जैसे मैंने पहले कहा, साम दाम दंड भेद हर तरह से उन्होंने प्रयास किया कि किस तरह से हम पुनः सत्ता में इन पर प्रेशर केंद्रीय नेतृत्व का भी था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ जनता जनार्दन ने अपना फैसला दिया और इन सभी बातों को लेकर चुनावी वर्ष होने के कारण इन्होंने अनावश्यक खर्चा किया और जो हमारे को अतिरिक्त लोन लेना पड़ा है इन सब बातों को देखते हुए लेना पड़ा। उदाहरण के तौर पे आपको याद होगा 2022 में लक्ष्य तो वही था चुनावी फ़ायदा मिले, लगभग कोई मैं समझता हूँ कोई 100 करोड़ के आसपास का खर्चा अमृत महोत्सव के नाम से हर चुनाव क्षेत्र में आपने रैलियों का आयोजन किया, बड़े बड़े वहाँ पर
तंबू लगाकर जनता जनार्दन को अपने प्रति आकर्षित करने का बड़ा प्रयास किया, बसेस की फ्लीट लगाई, हर तरह से मैं समझता हूँ जनता जनार्दन के पैसे का दुरुपयोग किया। मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, इसके अलावा कई उदाहरण आपके समक्ष होंगे जो 2022 में इन्होंने चुनावी वर्ष होने के कारण मैं समझता हूँ धन का दुरुपयोग किया है। और उसके कारण ही, क्योंकि दिसंबर जनवरी में हम सत्ता में आए थे, जनवरी 8 को मंत्रिमंडल बना था और 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने ओथ ली थी और हमारे को जो मैं समझता हूँ खजाने में मिला था मात्र मैं समझता हूँ एक शून्यपन के कुछ नहीं मिला था, तो लोन लेना पड़ा। तो कारण वही था क्योंकि सरकार कंटिन्यूटी में काम करती है, जो इनकी देनदारियाँ थी वो हमारे को देनी पड़ी है। हमारा वित्तीय वर्ष जो एक तरह से जो हमारा पहला बजट है वो 1 अप्रैल के बाद लागू हुआ और इसमें लगभग कोई हमने 4100 के आसपास का लोन लिया है। सर, अंतिम प्रश्न, क्योंकि अगले साल इलेक्शन ईयर है, लोकसभा चुनाव होने हैं, कितना तैयार है कांग्रेस? और अभी जो 3 राज्यों में शिकस्त मिली है, आपको लगता है कि अब एक चुनौती भी होगा जो वर्कर हैं उनको फिर से उत्साहित करना है, क्योंकि डिमोरलाइज हो जाते हैं वर्कर ऐसी स्थिति में? जी, मैं समझता हूँ जनता, जहाँ तक तो 3 स्टेटों के परिणाम की बात है, जनता जनार्दन का जो भी मैं समझता हूँ आदेश होता है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, वो मानना पड़ता है। इसको हम सहर्ष स्वीकारते हैं और जो इसमें हमारे को अनुभव मिला है, आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम जनता जनार्दन को और अच्छे तरीके से अपने मैं समझता हूँ जो हमारी बातें हैं वो जनता जनार्दन के समक्ष जाए। लेकिन साथ ही साथ में जहाँ तक डिमोरलाइजेशन की बात का आपने एक उदाहरण दिया, मुझे याद है 2022 में भी जब आपका मैं समझता हूँ चुनाव आपके विशेषकर उत्तराखंड में और पंजाब में, तो बिल्कुल हमारी बॉर्डरिंग स्टेट्स है, उस वक्त भी वहाँ पर एक जगह आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और लगभग वो भी परिणाम काफ़ी निराशाजनक थे। अगर आप एक मतलब कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि पहले एक कार्यकर्ता के रूप में भी एक मैं समझता हूँ बात आती है, तो निराशा मिली थी। लेकिन 6-8 महीने के अंदर हमने पुनः सारी बातों को जनता के समक्ष किया था और जब आपके अक्टूबर-नवंबर में चुनाव आए, वो जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और जैसे मैंने पहले कहा, जो इन 3 स्टेटों में जो हमारे को हार हुई, हालांकि तेलंगाना में भी काफ़ी वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी 10 वर्षों के बाद सत्ता में आई है, लेकिन जो इन 3 स्टेट्स में जो मैं समझता हूँ हमको सीखने को मिला है, निश्चित रूप में आने वाले समय में हम अपने आप को सुधारने का संभव प्रयास करेंगे। और जहाँ तक तो हिमाचल से संबंधित बातें हैं उसमें हम अवश्य मैं समझता मजबूती के साथ, विशेषकर जो 1 वर्ष के दौरान जो हमने कार्य किया है और साथ ही साथ जो आपदा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने मैं समझता हूँ एक इतिहास सारी बातों को लेके रचाया है। उदाहरण के तौर पे अगर आप रिलीफ मैनुअल की बात करेंगे, हालांकि मैंने आपको वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की बता दी है, हमसे बेहतर संसाधन बाकी स्टेटों के पास है, लेकिन जिस तरह का एक मानवता से भरा हुआ एक जनहित में जो एक रिलीफ मैनुअल लाया है, जिसके माध्यम से मैं समझता हूँ बहुत सी मदद हमारे जो आपदाग्रस्त लोग हैं, लगभग कोई 4,500 करोड़ के आसपास का ये हमारा ये अलग से आपका रिलीफ पैकेज है, जिसके माध्यम से जो हज़ारों की संख्या में हमारे लोग बेघर हुए, हमारे किसान और बागवानों की, हमारे उनके उत्पाद का नुकसान हुआ, उनकी ज़मीनों का नुकसान हुआ है, उनके मवेशियों का नुकसान हुआ है, उसको प्राथमिकता के आधार पे मैं समझता हूँ प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि संसाधनों की कमी के कारण माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ तक बात कही थी कि अगर हमारे को अपनी बजटरी स्कीम्स में भी कटौती करनी पड़ेगी, लेकिन प्रथम जो हमारा कर्तव्य बनता है वो जो हमारे प्रभावित लोग हैं, जो बेघर हुए हैं, जो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ ज़मीन पे आ चुके हैं, हम पूरी प्राथमिकता पुनर्वास और राहत कार्य को देंगे। इसके अलावा भी जैसे मैंने पहले कहा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और हर डिपार्टमेंट में एक मैं समझता हूँ व्यवस्था परिवर्तन की जो बात माननीय मुख्यमंत्री करते हैं उस ओर किया गया है। जैसे बागवानी की बात है, वजन के आधार पर अपने उत्पाद को बेचना, सेब को बेचना एक ऐतिहासिक निर्णय था जो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आपकी मैं समझता हूँ जो लगभग आपके सी स्टोर्स को बनाने की बात थी वो हमने पुनः प्रारंभ की है। और साथ ही साथ जो आपके इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फूफननाशक, कीटनाशक जो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान, जो अतीत में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो किसानों और बागवानों को अनुदान पे मिलती थी वो बंद कर दी गई, तो उसको हमने पुनः बहाल किया। आपका समर्थन मूल्य जो आमतौर पे मात्र 50 पैसे के आसपास जिसकी बढ़ोतरी होती थी, हमने इस दफ़ा क्योंकि सेब कम था और साथ ही साथ सेब के साथ जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, अन्य भी जो फल है कम था, बारिशें बहुत हुई, उसमें भी जो आमतौर पर सिर्फ 50 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी होती थी उसमें हमने 1.5 रुपये की बढ़ोतरी की है। सभी निर्णय किए गए हर विभाग में, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पर
एक आदर्श एक हॉस्पिटल आपका हर चुनाव क्षेत्र में एक स्थापित हो, हर विभाग में किसी न किसी, आपके जो पीडब्ल्यूडी की बात है, पीडब्ल्यूडी में भी मात्र 20 दिन में हमारे टेंडर्स की पूरी प्रक्रिया खत्म हो, इस तरह के बहुत से निर्णय की जिसकी शीघ्र हम एक बुकलेट भी लॉन्च कर रहे हैं। उन सभी बातों को लेकर हम जनता जनार्दन को अवगत करवाएंगे और साथ ही साथ इनकी भी जो हमारे विपक्ष के साथी है जो कई तरह की छींटाकशी कर रहे हैं, विशेषकर आपदा के दौर के दौरान ये सभी किस तरह से नदारद रहे, केंद्र से हमें क्या मिला, है ना जी, ये भी जनता जनार्दन के समक्ष इन सब बातों को ले जाएंगे। मात्र 200 करोड़ की एनडीआरएफ की अग्रिम किस्त के अलावा कोई भी मध्य प्रदेश सरकार की नहीं हुई। इन सभी बातों को लेकर हम जनता जनार्दन के बीच मजबूती के साथ जाएंगे। बिल्कुल, ये थे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और इन्होंने कहा कि आपदा के बावजूद भी सरकार ने बेहतर काम किया है और इसमें लोगों को रिलीफ पैकेज भी राज्य सरकार ने अपने स्तर पर दिया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और इसके साथ साथ 1 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में जो गारंटियाँ हैं उन पर काम चल रहा है और ये गारंटियाँ आने वाले 5 सालों के लिए और उसमें इनको पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।